अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के पेपर के लिए। एक दिन बच गया है सेकेंड ईयर के पेपर में। तो मेरे अपने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ, और कुछ बाहर के स्टूडेंट्स भी हैं जो बार बार मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। तो पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। तो एंड तक आज की वीडियो को देखिएगा। ज़रूरी नहीं है यही टॉपिक आएँ, लेकिन मेरे लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप पीरियड 3 एलिमेंट। इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो इस तरह से कुछ ये टेबल के अंदर सारा जो है ना वो उन्होंने समराइज़ किया हुआ है। और इससे पहले ऑक्साइड्स की पूरी डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑक्साइड्स 3 किस्म के होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें पहला नॉर्मल ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। फिर पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है। और फिर सुपर ऑक्साइड आते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -12 होती है। तो यहाँ पे ऊपर सारे नॉर्मल ऑक्साइड है। इस जगह पे आप देखें सारे की सारी वैलेंसी इस्तेमाल हो रही है जो ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट मिला हुआ है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, आप देखें मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो सॉलिड्स हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो लिक्विड है या गैस हैं। और इसी तरह मेटल वाले गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और नॉन मेटल्स वाले पुअर है या बिल्कुल इंसुलेटर्स हैं। इसी तरह एक चीज़ ये है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है। फिर बेसिक से एम्फोटेरिक में जाते हैं, एम्फोटेरिक से एसिडिक में जाते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बीच में एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये मौके की मुनासबत से एसिड और बेस बन जाता है। फिर हमारे पास इसके बाद क्लोराइड्स हैं। क्लोराइड्स के भी ये टेबल है। इसमें भी जो है क्लोराइड का बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर क्लोराइड। तो यहाँ पे भी जो मेटल के क्लोराइड हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स हैं, और एल्युमिनियम जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इस जगह पे इनके पीएच से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो सोडियम के क्लोराइड हैं या मेटल के क्लोराइड हैं वो बेसिक है या न्यूट्रल हैं, और जो नॉन मेटल के क्लोराइड्स हैं वो एसिडिक क्लोराइड है क्योंकि उनकी पीएच कम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेम टेस्ट, थर्ड वाला। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें यह होता है कि हम डिफरेंट मेटल्स के को डिटेक्ट करते हैं। एक पूरा प्रोसीजर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लेटिनियम वायर को पहले आपने क्लीन करना है, क्लीन करके फिर उसको डिप करना है HCl के अंदर। HCl के अंदर डिप करने के बाद उसको दोबारा क्लीन करना है, फिर उसके ऊपर वो अमाउंट ऑफ सॉलिड लगा देनी है थोड़ी सी जिसको आपने टेस्ट करना है, और फिर उसको फ्लेम की टिप के ऊपर रखना है। उसके बाद वो मुख्तलिफ कलर शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर है, सोडियम का गोल्डन येलो है, पोटेशियम का वायलेट कलर है, रुबीडियम का रेडिश वायलेट है। तो ये सारे कलर्स आपने याद रखने हैं। MCQ में भी आ सकते हैं और अलग से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स हैं। ग्रुप 4 के जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में मिस कर गए हूँ बीच में से, बेरिलियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2012-2013 से ये लॉन्ग क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे साल आता है। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, आपने ये बताना होता है कि बेरिलियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर से मुख्तलिफ क्यों है। तो उसके यहाँ पे आपके सामने बुक में आपके 11 पॉइंट्स हैं, वो आपने बताना है कि बेरिलियम जो है वो क्यों मुख्तलिफ है। हार्डनेस के मामले में मुख्तलिफ है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका चेंज है, क्यों चेंज है, इसको आपने डिटेल से स्टडी करना है और स्टडी करके जाना है। अगर आपको ये नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली ऑनलाइन क्लास लेके आपको ये समझा दूंगा। उसके बाद
ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह सिलिकॉन है, कार्बन है, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स वाले भी और क्लोराइड्स वाले भी। इसके बाद एसिडिटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एसिडिक होते हैं, हमने पीछे अभी देखा है। इसके बाद चैप्टर 14 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इससे पहले मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बना चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला टेबल याद रखना है। ये वाला टेबल, इसको हमने डिटेल से स्टडी किया है पिछली वीडियो में। फिर भी आपको नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं आप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जीज फ्लक्चुएट क्यों करती हैं। ये देखें, ये वेनेडियम की ज़्यादा है, सीजियम की कम है, और क्रोमियम की कम है सॉरी, और उसके बाद मंगनीज़ की और कम है। फिर आयरन की ज़्यादा हो जाती है, कोबाल्ट की और ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम ज़ीरो एट ग्रुप 2b। जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती है लेफ़्ट टू राइट से, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इंक्रीज़ होती जाती है, जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती है तो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी में फ्लक्चुएशन आती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में आपने सारा पिछली वीडियो में भी देख लेना है, और नोमेनक्लेचर प्रिपेयर करके जाइएगा। नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे एक ये टेबल भी दिया हुआ है, अलॉय फॉर्मेशन, और ये मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये तीनों आपने याद करके जाने हैं। पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिक कब होता है? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डायमैग्नेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जो कंडीशंस के ऊपर जो है वो मैग्नेट बन जाता है, जब तक उसको कंडीशन ना दी जाए वो मैग्नेट नहीं बनता। इसके बाद अलॉय फॉर्मेशन है। अलॉय फॉर्मेशन में ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रास के अंदर कॉपर की कंपोजिशन कितनी है, जिंक की कंपोजिशन कितनी है, ब्रॉन्ज में कितनी कितनी है, निक्रोम में कितनी कितनी है। ये अपने टेबल देख के जाइएगा, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 15 के अंदर आप जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल है वो याद कर जाइएगा, और उसके एंड पे जो कुछ टेस्ट दिए हुए हैं वो याद कर जाइएगा। वो दो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ चैप्टर 15 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 16 में आपके जो नोमेनक्लेचर हैं तीनों चारों चीज़ों के, ख़ास तौर पे बेंजीन के जो नोमेनक्लेचर हैं, बेंजीन के जो कॉमन नेम्स हैं वो आपने ज़रूर देख के जाना है। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स हैं। अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है ये वाली, कि इसमें इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बेसिकली ये क्यों अनरिएक्टिव होता है अल्केन्स, अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये इनर्ट क्यों होता है, क्यों नहीं रिएक्शन करता है? ये पहली बात तो ये होती है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड में बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, और कोई भी बाहर से नॉर्मल बंदा आके, नॉर्मल एटम आके, नॉर्मल एलिमेंट आके वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस वजह से ये जो अल्केन्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके दरमियान जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इसी वजह से वो अपना बॉन्ड तोड़ते नहीं हैं। तो ये दो इसके रीज़न है कि एल्केन रिएक्टिव क्यों नहीं होता, लेस रिएक्टिव क्यों होता है, या इनर्ट क्यों होता है। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कायरल सेंटर और ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि सिस ज़्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस जो है उसके दो बल्कि ग्रुप्स दोनों एक साइड पे लगे होते हैं, वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और वो फ़ौरन से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए सिस जो है वो लेस स्टेबल होता है और ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी लगी हुई है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में आपका जो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो जिन अल्कीन्स के साथ ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, मोर हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो इसलिए अल्कीन्स के साथ अगर कोई और कार्बन चेन अटैच हुई हुई है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यानी कि टेट्रा जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके मुकाबले में ट्राई कम होगा, फिर डाई होगा, फिर मोनो होगा। और दूसरे नंबर पे अभी मैंने डिस्कस किया है, सिस जो है वो लेस स्टेबल होता है और ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि कंजुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन्स। ये भी आपने देख के जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका मार्कोनिकोव रूल है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ पे जाके लगता है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, ये भी देख के जाइएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, ये फर्स्ट ईयर के साथ लिंक्ड है, तो ये भी आपने देख के जाना है बेंजीन वाले टॉपिक में कि बेंजीन की बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, उनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रेजोनेंस इन बेंजीन है। रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की, ये जो डिक्लाइन आता है ये क्यों आता है। ये आपका एक बॉन्ड तोड़ने के 120 किलो जूल पर मोल है, दो बॉन्ड के 231 है गालबन, हाँ, और तीन बॉन्ड के 360 होने चाहिए। 120 को मल्टीप्लाई 3 करें तो ये 208 क्यों होता है। ये रेजोनेंस एनर्जी है बेसिकली, जिसकी वजह से बेंजीन स्टेबल होता है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल सिस्टम, वाई। तो ये स्टेबल क्यों होता है, रेजोनेंस एनर्जी की वजह से होता है कि इसके बॉन्ड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बाद आपका डेफिनेटली बेंजीन के जो रिएक्शन है उनमें फ्रीडरिक ऑफ एसाइलेशन है, एल्काइलेशन है, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, आपने सिंपल जो है उनका मैकेनिज्म याद करके जाना है। इसके बाद ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके जो नीचे एग्जांपल्स हैं वो आपको आने चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी कि ऐसे ग्रुप्स या ऐसे आइटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, जैसे ग्रुप 7 वाले हैं, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो जब बेंजीन के साथ लगेगा तो बेंजीन को वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। जब इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो वो जो जिस जगह पे वो ग्रुप लगा होगा तो इमीडिएट अपने साथ वाली जो बेंजीन की जगह होगी नंबर 2 प्लेस और नंबर 6 प्लेस, इनको वो ज़्यादा एक्टिव कर देगा आने वाले ग्रुप्स के लिए, तो ऑर्थो पैरा होगा। और पैरा भी जो है वो उसके बिल्कुल साथ ही होता है। और सेकंड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, बेसिकली उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं, तो इस वजह से आने वाला ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगता है। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं NO2, COOH, CHO, SO3H, CN और COR। इन सब में आप देखेंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी मार्क करवाए हैं। ये जो दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से भी क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको देख के जाना है कि ये रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है।
ये बेंजीन का ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये आपने आपकी बुक में मेंशन है, ये आपने देख के जाने हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 में यूनिवर्सल चैप्टर है, इसमें SN1, SN2, E1 और E2 ये आपको आने चाहिए। और इससे पहले आपको SN1, SN2, E1, E2 की जो बेसिक है वो आनी चाहिए। इसमें कार्बोकैटाइन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बोकैटाइन बेसिकली क्या होता है, जब एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर एक वैलेंसी जो है वो अगर कम हो जाए, 3 कार्बन की वैलेंसी हो जाए, तो उस सूरत में कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। और कार्बोकैटाइन्स में कौन सा आयन स्टेबल होगा, वो आयन स्टेबल होगा जिसके इर्द गिर्द बड़े ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बड़े ग्रुप्स ये समझ लें कि इस कार्बन के इर्द गिर्द 3 बड़े बड़े बेसिस हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए न्यूक्लियोफाइल को इन तीनों बेसिस के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और इसमें 2 बेसिस है और एक साइड खाली है, तो यहाँ से आसानी से एक साइड से अटैक हो सकता है, यहाँ पे 2 साइड से अटैक हो सकता है, यहाँ पे तीनों साइड से अटैक हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसके साथ बड़े बड़े 3 बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, और उससे कम एंड वाइस वर्सा। इसी बेसिस के ऊपर आपका SN1, SN2, E1 और E2 मैकेनिज़्म है पूरा। इस मैकेनिज़्म के बाद एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये भी आपने याद करके जाना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से अल्काइल हाइड्स में फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से अल्काइल हाइड्स में फेवर करेगा। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सबस्ट्रेट, अगर अल्काइल हाइड ज़्यादा होगा तो कौन से अल्काइल हाइड में सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन से अल्काइल हाइड में एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हाइड्स जो है वो एलिमिनेशन फेवर करता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल हाइड्स। ठीक है, और इसी तरह नेचर ऑफ बेस, आने वाला जो बेस अटैक करेगा उसका भी नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो एलिमिनेशन करेगा, वो एलिमिनेट करेगा, अपने साथ हाइड्रोजन को लेके जाएगा। और अगर वीक बेस होगा तो वो एलिमिनेशन नहीं कर सकेगा, वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो बेसिकली हैलोजन को निकलवा देगा वहाँ से और ख़ुद उस जगह पे बैठ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आप देखें तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है कि गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, और इनका भी क्या अफेक्ट होता है कि एलिमिनेशन में क्या होगा और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। स्मॉल साइज़ होगा तो बैड लिविंग ग्रुप होगा, और अगर लार्ज साइज़ होगा, बड़ा साइज़ होगा, तो वो आसानी से लीव कर जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एलिमिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फेवर करती है अगर पोलैरिटी हो। सॉल्वेंट अगर पोलर होगा, ऐसा अल्काइल हाइड्स होगा जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो पोलैरिटी भी कम होगी। तो अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो हाईली पोलर होगा हेलाइड्स के साथ, हाईली पोलर होगा तो एलिमिनेशन फेवर करेगा। अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो भी सम वट हाईली फेवर करेगा कि वो एलिमिनेशन कर जाए। ब्रोमीन और आयोडीन ये चूँकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी पोलैरिटी कम होती है, इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन करेगा, क्योंकि वो अपने बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर वो टेम्परेचर यूटिलाइज़ कर देगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, टेम्परेचर हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा कि वो बॉन्ड ब्रेकिंग कर सके, तो वो एलिमिनेशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको भी आपने देख के जाना है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं। प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, सेकेंडरी कब बनता है, टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो तो क्या होता है, सेकेंडरी के साथ हो तो क्या होता है, टर्शरी के साथ हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो तो क्या होता है। ये आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद करके जाना है। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसको हम वाटर डेरिवेटिव रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों वाटर के साथ रिजेंबल करते हैं।
इनके नोमेनक्लेचर को आप टच कर जाइएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। ये मेरे पास पुरानी सी बुक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में आपके पास जो अल्कोहल रिएक्शन करता है, दो तरह से रिएक्शन करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करता है। न्यूक्लियोफिलिक कब करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस लविंग होता है, वो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होता है और वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। तो पॉजिटिव कब बनेगा? जब अल्कोहल का OH निकलेगा। जैसे यहाँ पे OH निकला है तो ये न्यूक्लियोफाइल ने निकाला है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो फिर H निकलेगा, फिर वो नेगेटिवली चार्ज होता है पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव के ऊपर अटैक करता है। अगर CO बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, तो फिर टर्शियरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा, सेकेंडरी का काम होगा, प्राइमरी का उससे कम होगा। और अगर OH बॉन्ड टूटेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, तो फिर प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्शियरी का उससे कम होगा। तो ये भी आपने याद करके जाना। सॉरी। अच्छा, उसके बाद एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में कंपैरिजन दिया हुआ है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिटी कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है? जब उसके साथ आके और सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं। उसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसी तरह ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगेंगे या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट लगेंगे, अट्रैक्टिंग लगेंगे, तो फिर क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज फिनोक्साइड का डिस्पर्स कर देगा, कम कर देगा। इसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइजेज द आयन एंड एसिडिटी ऑफ फिनोल्स इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है, ये भी याद करके जाइएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 19 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने 4-5 चीज़ें याद करके जानी है। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म है, कैनिज़ारो कंडेंसेशन का मैकेनिज़्म है। जनरल मैकेनिज़्म के साथ साथ जो इन्होंने नीचे रिएक्शन दिए हुए हैं उनका मैकेनिज़्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल आपको कैनिज़ारो में आपके फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ उन्होंने मैकेनिज़्म बुक में दिया हुआ है। आपसे वो बेंज़ल्डिहाइड का मैकेनिज़्म पूछ लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का H लगा हुआ है वहाँ पे आपने बेंजीन लगा देना है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन में भी आपको जहाँ पे मैकेनिज़्म में R लिखा हुआ है वहाँ पे आपने बेंजीन लगा के भी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है वो बेंज़ल्डिहाइड से आपसे मैकेनिज़्म पूछ ले। और इसी तरह आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसका सिर्फ रिएक्शन है। लेकिन आपने आइडोफॉर्म के टेस्ट को याद करके जाना है कि आइडोफॉर्म कौन कौन सी चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह अमोनिया डेरिवेटिव्स के एक रिएक्शन मैकेनिज़्म है जहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट है, और वो G यूज़ हुआ है जहाँ पे अमोनिया की जगह पे। वो डेरिवेटिव वाले सारे रिएक्शन आपने याद करके जाने हैं। इसके बाद लास्ट में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, मिरर टेस्ट है। वो वाले टेस्ट भी आपने याद करके जाने हैं कि कौन सा टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़फुल है। इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। इसके नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो आपके कॉमन नेम्स हैं, जैसे मिलोनिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये आपने इनके फॉर्मूले और इनका स्ट्रक्चर आपने याद करके जाना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन दी गई है, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये बाज़ इनकी प्रिपरेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बाज़ पूछ लेते हैं जी कन्वर्ट
कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड हैलाइड, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन इधर से ही मिलेगी। इसके बाद स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर बनाने का मैकेनिज़्म है, पूरा दिया हुआ है आपकी बुक में। इसी तरह नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्केन्स को कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हर पेपर में तकरीबन आते हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर की बेस पे। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मिनरल्स की इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, जैसे कैल्शियम की इम्पोर्टेंस है, आयरन की इम्पोर्टेंस है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप इस चैप्टर को करने लगे तो आधा घंटे से 45 मिनट्स लगेंगे, आप पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे और इसमें इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसमें डाइज, पेस्टिसाइड्स, ये 9166 आपके मॉडल पेपर में दिया गया है, ये क्वेश्चन है। एडहेसिव्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेज पे आपको दिया गया है और इसकी एडहेसिव्स की टाइप्स दी गई हैं। डाइज की टाइप्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और ये आपने कुछ देख के चले जाना है। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, स्मोक, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरह वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ओजोन डिप्लीशन है, ये आपने इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 24 एंड लास्ट, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, जहाँ पे आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीज़ों की आपने मास ग्राम निकाल के, मॉलिक्यूलर मासेस निकाल के, और फिर उनका एम्पिरिकल फार्मूले से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट करना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये स्टीरियोकेमिकल केमिस्ट्री यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपको एनालाइज करने के लिए आपको एग्जांपल नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 1 और इसी तरह एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये तीन न्यूमेरिकल्स आपने याद करके जाने, ये अगर आ गए तो लॉन्ग में आएंगे। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये चीज़ें आपने याद करके जानी है। तो ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। ज़रूरी नहीं है यही आए, लेकिन आपने इन सब को भी देख के जाना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिहाज से। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।